देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके समर्थकों ने इसका जश्न मनाया। मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार यानी कि 11 दिसंबर को भोपाल में शाम को 4 बजे शुरू हुई। इसी बैठक में तय हुआ प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। बैठक में पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा, डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ओबीसी मोर्चा और आशा लकड़ा राष्ट्रीय सचिव भाजपा भी शामिल हुई। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक है। भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक जारी है, जिसमें प्रदेश के नए मुखिया के नाम पर मुहर लग जाएगी। इसके बाद उनके समर्थकों ने उनके ऑफिस पर जश्न मनाया। मंत्री बने, क्या आपको लगता है? आज भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में हमारे उज्जैन दक्षिण के लोकप्रिय विधायक जो लगातार तीसरी बार इस उज्जैन दक्षिण का मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेतृत्व कर रहे हैं, आज उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर हमारे केंद्रीय नेतृत्व में उनको मुख्यमंत्री बनाया है। हम सब लोग हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं और इस उज्जैन के लिए बहुत बड़ी खबर भी है और बहुत बड़ा गौरव का क्षण भी है। प्रकाश चंद सेठी जी के बाद इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उज्जैन से मोहन यादव जी को जाता है और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने मोहन यादव जी के नाम पे मोहर लगाई है। हम सब कार्यकर्ता होने के नाते गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसका गुना है कलेक्टर देख। श्री महाकालेश्वर भगवान की कार्तिक मार्गशीर्ष अगहन माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में मार्गशीर्ष अगहन माह की दूसरी व शाही सवारी सोमवार 11 नवंबर को सायं 4 बजे नगर भ्रमण पर निकली। भगवान श्री महाकालेश्वर अब श्री महन महेश रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए शाही ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश गुरु ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित सभा मंडपम में भगवान श्री मन महेश का विधिवत पूजन अर्चन होने के पश्चात रजत पालकी में विराजित होकर भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। उसके बाद राजाधिराज बाबा श्री महाकाल शाही सवारी अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंची। वहां मां शिप्रा के जल से भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर के अभिषेक उपरांत सवारी रामघाट से गणगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, सत्यनारायण मंदिर, टंके चौराहा, तेलीवाड़ा, कंठाल चौराहा, सती गेट, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। भगवान श्री मन महेश की शाही सवारी के आगे तोपची, कड़ाबिन, श्री महाकालेश्वर भगवान का ध्वज, पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान नगरवासियों को बाबा के आगमन की सूचना देते चलेंगे व भजन मंडलियां ढोल, झांझ, मजीरों के साथ बाबा का गुणगान करते श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी में सम्मिलित हुए। सवारी मार्ग पर स्वागत की तैयारियां की गई। भगवान महाकाल की शाही सवारी के स्वागत को लेकर भक्तों में उत्साह है। करीब 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर राजाधिराज का स्वागत किया गया। श्रावण भादो माह के बाद कार्तिक अगहन माह में अंतिम सवारी शहर के अन्य क्षेत्र में पहुंचती है, लिहाजा व्यापारी, नागरिक और बाबा के भक्तों में स्वागत करने की उत्सुकता रहती है। बाबा महाकाल की जो सवारी है वो राजा है और राजा नगर में प्रजा का हाल जानने श्रावण में भी निकलते हैं और कार्तिक और अगहन में भी दर्शन देते हैं। इसका एक कारण है कि श्रावण तो स्वयं उनका ही मानने का और पूजा करने का दिन माना गया है, महीना माना गया है और कार्तिक मास जो है वो विष्णु का महीना माना जाता है। उसमें विष्णु की पूजा ज़्यादा होती है, इसलिए भी भगवान यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जब नगर में भ्रमण करते हैं तो ये एक संदेश है कि इस नगरी के अंदर शैव और वैष्णव मत में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान का सवारी का यहाँ का विधान है। शाही सवारी नगर में भ्रमण की, नगर में भ्रमण करके पुनः अपने महाकाल को गंतव्य पर आई। जो इसका स्वरूप शाही स्वरूप है, पालकी केवल इसके अंदर गजराज दोनों ही होते हैं और बाकी जितनी भजन मंडली और नगर के गणमान्य जो भगवान के शिव के भक्त हैं वो सब उत्साह से भगवान महाकाल की धूमधाम से सवारी में सम्मिलित होकर भगवान का चरण वंदन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं
ये एक यहाँ की परंपरा। श्रावण मास की जो सवारी का जो मार्ग है, जो शक्ति गेट, कंठाल, सराफा आदि, वो आज की जो सवारी है, और यह सवारी भी इसी मार्गों से होते हुए भक्तों को दर्शन देते हुए गोपाल मंदिर पर विष्णु और शिव का मिलाप होते हुए और पुनः अपने महाकाल मंदिर पर आई है। शहर के ट्रैफिक की स्थिति खराब हो रही है। देवास गेट से अभी भी इंदौर की बसों का संचालन, यातायात अव्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं है। शहर के ट्रैफिक को लेकर अनेक मर्तबा आदेश निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन पालन करने और कराने वाले लापरवाह हैं। अब पुलिस द्वारा यातायात बेहतर बनाने के लिए आम जन से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस पर कितना अमल होगा और क्रियान्वयन कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शहर में हकीकत यह है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। बसों को संचालन निर्धारित बस स्टैंड से करने के साथ ही शहर के व्यस्ततम मार्ग पर बस रोककर सवारी नहीं बैठाने के आदेश कई बार हो चुके हैं। बस वाले हैं कि मानते ही नहीं, क्योंकि उन्हें कार्रवाई का कोई डर नहीं है। कुछ माह पहले चामुंडा माता चौराहा पर बस की चपेट में आने से बीएसएनएल की अकाउंट ऑफिसर की मौत के बाद पुलिस प्रशासन जागा था। एएसपी जयंत राठौर, डीएसपी ट्रैफिक विक्रम सिंह कनपुरिया, यातायात टीआई दिलीप सिंह परिहार ने कंट्रोल रूम पर बस ऑपरेटर्स को नियम पालन के निर्देश दिए थे। कहा गया था कि ठीक से नहीं चले तो कड़ी कार्रवाई होगी। हमेशा की तरह कार्रवाई के कड़े निर्देश और बयान जारी किए, उसका आज तक पालन नहीं हुआ है। बस वालों की मनमानी पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। इंदौर की बसें देवास गेट स्टैंड तक आ जा रही है। बीच सड़कों पर सवारी उतारने बैठाने का सिलसिला जारी है। बस वालों को जैसे पुलिस के सख्त निर्देश से कोई मतलब ही नहीं हो। हरिफाटक शांति पैलेस पर सवारी बैठाने के लिए बसें खड़ी हो रही हैं। भरतपुरी आरटीओ के पास तिराहे पर देवास और चामुंडा माता चौराहे पर बसों की मनमानी चल रही है। इन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। यातायात पुलिस भी इसे नजरअंदाज करती दिखाई दे रही है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष एवं मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन में अपना सुझाव रखा है। उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म करने व दर्शन व्यवस्था एक करने की मांग की है। उज्जैन के प्रथम नागरिक द्वारा महाकाल मंदिर के दर्शन व्यवस्था को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के समक्ष एक प्रस्ताव रखने के लिए जा रहे हैं। उसमें उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं को गर्भगृह की पेड़ी से दर्शन करने की बात कही है। साथ ही मंगलवार को होने वाली भस्म आरती में भी शहरवासियों के लिए पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर चर्चा होगी, जिससे यह खबर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष को लगी, तो उन्होंने भी इस प्रस्ताव में कुछ अपने विचार मीडिया के सामने रखे, जो कि आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन व्यवस्था के हित में है। पुजारी संघ के अध्यक्ष मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि महाकाल मंदिर केवल उज्जैन के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए है और यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं होना चाहिए वह सभी के लिए समान होना चाहिए। केवल उज्जैन वालों के लिए ही दर्शन व्यवस्था के लिए सोचना उन भक्तों का अपमान होगा जो बाहर से दर्शन करने के लिए आते हैं। महेश पुजारी ने बताया कि नंदी हॉल में दर्शन व्यवस्था की जगह सभी को गर्भगृह में प्रवेश देना चाहिए। बाहर से आने वाले सारे समस्त दर्शनार्थी और उज्जैन वासी सभी इन लाइन में एक क्यू में लगकर दर्शन करें। किसी को भी अलग से ना कोई दरवाजा दिया जाए, ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, ना वीआईपी दर्शन के लिए उसको अलग से दरवाजे से लाया जाए। सभी को चांदी के द्वार से पहले दर्शन होते थे। पुजारी संघ ने महापौर के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा है कि सभी को गर्भगृह से दर्शन एक समान हो। सारे देश के लोगों को दर्शन होना चाहिए और जो वीआईपी कल्चर है या नेता आते हैं या उनके परिचित आते हैं तो उनको ले जाया जाता है। सारी प्रथा बंद कर देना चाहिए। एक दरवाजे से प्रवेश और एक दरवाजे से निर्गम हो। यदि यह सुविधा हो जाए तो लगभग सभी को दर्शन सुविधा प्राप्त हो जाएगी। पड़ा है कि महापौर जी इसको लेकर एक प्रस्ताव प्रबंध समिति के सामने रखने जा रहे हैं। केवल उज्जैन के वासियों का महाकाल नहीं है, महाकाल पूरे देश का है। यदि हम उज्जैन वासी के ही विषय में सोचें तो ये सोचना उन भक्तों का अपमान है जो बाहर से और दूर से आते हैं। इसलिए महापौर जी से हम निवेदन करते हैं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के नाते कि इस व्यवस्था को जो प्रस्ताव लाना चाहते वो नंदी जी की जगह गर्भगृह ही कर दिया जाए। गर्भगृह से ही बाहर से आने वाले सारे समस्त दर्शनार्थी उज्जैन वासी सभी एक लाइन से एक क्यू में बनाकर, किसी को भी अलग से न कोई दरवाज़ा दिया जाए, न कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, न वीआईपी दर्शन के लिए उसको अलग से दरवाजे से ले जाया जाए।
सभी को चांदी के द्वार से गर्भगृह में पहले दर्शन होते थे। महापौर जी ऐसा प्रस्ताव रखे कि सभी को गर्भगृह से दर्शन कराएं। ये हम भी उनसे इस तरीके की महापौर जी से ये मांग करते हैं कि वो इस प्रस्ताव में एक विषय को और बढ़ाए और केवल उज्जैन सारे देश के लोगों को गर्भगृह से दर्शन होना चाहिए। और जो वीआईपी कल्चर है, अलग अलग द्वार से जब वीआईपी लोग आते हैं या नेता आते हैं या उनके परिचित आते हैं उनको ले जाए, ये सारी प्रथा बंद कर दे। एक दरवाजे से प्रवेश और एक दरवाजे से निर्गम, यदि ये सुविधा हो जाएगी तो लगभग सभी को दर्शन सुविधा प्राप्त हो जाएगी। चिंतामन गणेश के मंदिर में 13 दिसंबर को अगहन शुक्ल प्रतिपदा से पाती के लग्न लिखे जाएंगे। इस बार विवाह मुहूर्त कम होने से देश भर से लोग पाती के लग्न लिखवाने के लिए मंदिर में संपर्क कर रहे हैं। मंदिर में पुजारी परिवार वंश परंपरा से पाती के लग्न लिखते हैं। पंडित शंकर पुजारी ने बताया कि देव प्रबोधनी एकादशी के बाद शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि जिन परिवारों में विवाह का आयोजन होना है वे युवक युवतियों की जन्म पत्रिका के अनुसार मुहूर्त निकलवा रहे हैं। कई बार ज्योतिष गणना के अनुसार युवक युवतियों के विवाह मुहूर्त नहीं निकलते हैं, लेकिन परिवार के लोग विवाह करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि युवक युवती अपने जन्मदिन या किसी खास तारीख पर विवाह करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए पाती की लग्न लिखवाने की परंपरा है। इसके लिए किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। उज्जैन में भगवान चिंतामन गणेश को अधिष्ठात्र माना जाता है कि लड़की के परिवार की ओर से लड़के के परिवार वालों को विवाह के लिए पाती लिख दी जाती है। यजमान जिस तारीख को विवाह करना चाहते हैं उस दिन की पाती लिखकर भगवान चिंतामन गणेश के चरणों में रखकर यजमान को सौंप देते हैं। भगवान भक्तों के कार्य सिद्ध कराते हैं। आपको बता दें कि युवाओं में बढ़ रहा है क्रेज। शुक्ल पक्ष में लिखी जाती है पाती। अपने विवाह को यादगार बनाने के लिए किसी खास तारीख पर शादी करने का चलन बढ़ा गया है। आधुनिक सोच वाले युवा मुहूर्त से ज्यादा अपनी पसंद की तारीख को महत्व दे रहे हैं। पार्टी के लगन लिखे जाते क्या यहाँ भगवान श्री चिंतामन गणेश जी का स्थान है। भगवान गणपति जी यहाँ साक्षात विद्यमान हैं। ऐसी किंवदंती है कि भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी द्वारा स्वयं यहाँ भगवान का पूजन किया गया है, इसलिए बड़ा चैतन्य मंदिर है। यहाँ मन की चिंताएं दूर होती है, इच्छाएं पूर्ण होती है, कार्य सिद्ध होते हैं। प्रतिवर्ष हजारों यहाँ शादी विवाह होते हैं, मंदिर में भी और बाहर भी। मालवा प्रांत में विशेष करके महत्व है कि भगवान गणपति जी को प्रथम निमंत्रण दिया जाता है। कोई भी कार्य करें तो सर्वप्रथम अग्र पूजा गणपति की होती है। उसी के विधान के अनुसार सर्वप्रथम भगवान गणपति जी को विवाह के लिए निमंत्रण देने आते हैं। और विशेष करके यहाँ पर चैत्र वैशाख में विशेष पाती के लग्न का विधान है। यहाँ पर जिनका विवाह लग्न से नहीं निकलता है, जिनका टाइम रहता है कि 1 साल 2 साल बाद विवाह करना उनका लग्न से निकलता है, तो वो यहाँ से पाती ले जाते हैं। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करके पाती लेके जाते हैं कि उनका विवाह कार्य नव दंपत्य जीवन निर्विघ्नता से चलता रहे। यहाँ पाती लिखाई जाती है शुक्ल पक्ष की प्रथम प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन पाती दी जाती है। पाती ले जाके यहाँ वो भगवान गणेश जी का नाम लेके विवाह संपन्न करते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद पुनः यहाँ पाती भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पण की जाती है और जोड़े से नव दंपत्ति दोनों जोड़े से आके यहाँ भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं। शंकर पुजारी। उज्जैन शहर के फ्रीगंज की टावर की घड़ी लंबे समय से बंद है। घड़ी का समय पिछले 3 माह से 4:20 पर ही थमा हुआ है। घड़ी की सेकंड की सुई आज तक नहीं बढ़ी आगे। निगम कहीं कार सुधार उज्जैन शहर की शान। करीब 100 साल पुराने टावर चौक की सुंदरता की तारीफ शहरवासी सहित बाहर से आने वाले लोग तो करते ही हैं, लेकिन इस टावर पर लगी घड़ी की तारीफ करना भी नहीं भूलते। टावर पर लगी ये घड़ी लोगों को समय ही नहीं बताती, लोगों को ये विश्वास भी दिलाती है कि मैं सही समय पर चल रही हूँ और आप मुझ पर विश्वास कर सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन टावर पर लगी घड़ी तो उसके समय को देखने वाले लोग, निगम के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि से कह रहे हैं कि टावर चौक पर लगी घड़ी की सुइयां पिछले 3 माह से थम गई है, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और करीब 3 माह से घड़ी की सुइयां 4:20 पर ही रुके होने से जो लोग इसके समय से अपने काम की ओर आगे बढ़ते हैं वह रोज परेशान हो रहे हैं। ये 2-3 महीने से बंद है। जब गृह मंत्री आए थे उसके पहले से जिस प्रकार के किसी भी घर में अगर घड़ी बंद हो तो अशुभ माना जाता है। ये उज्जैन शहर की घड़ी है, वो ये बंद है। इनकी बार बार कहने के बावजूद भी इन्होंने कभी ठीक नहीं किए उसको। तो मेरा निवेदन ये है कि कम से कम इसको, उज्जैन शहर की शान है
तो आप इसको ठीक करवाएं। किस किन किन लोगों को किया, कमिश्नर साहब को किया है, माल पदाधिकारी जी को किया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। विधायक से नहीं कहा मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी लाल शर्मा। शहर के गले का हार है और यहाँ सब लोग की दृष्टि बाहर वाला या लोकल सबसे ऊपर ही नज़र पड़ती है। और घड़ी बंद कम से 2-3 महीने बंद है। और ये बनवारी लाल पहलवान ने शिकायत भी की, हम लोग यहाँ रोज़ ही मिलते हैं और ये घड़ी चालू नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से कभी आवाज़ उनके तक पहुँच जाती, चालू हो जाती, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? के व्यास। दारू गोदाम के समीप स्थित प्रीति नगर कॉलोनी में जल जमाव होने से रहवासी परेशान है। पार्षद सहित सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उज्जैन के आगर रोड स्थित दारू गोदाम के समीप स्थित प्रीति नगर के रहवासी पिछले कई वर्षों से पानी की निकासी नहीं होने से परेशान हो रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान ना तो पार्षद कर रहा है और ना ही सीएम हेल्पलाइन कर शिकायत के बाद भी जल निकासी की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। प्रीति नगर के रहवासी अजय राव और राधिका शर्मा ने बताया कि यहाँ कॉलोनी वार्ड क्रमांक 17 में आगर रोड के समीप दारू गोदाम के पास में है। इस अवैध कॉलोनी को 2016 में ही वैध कर दिया गया था। इसके बावजूद भी नगर निगम द्वारा कॉलोनी का विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कॉलोनी में आज तक नालियों का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण आए दिन जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी में कोई नाला नहीं है और जो नालियां बनी हुई है वह हमने खुद मकान निर्माण के समय बनाई है। नाली के पानी की निकासी नहीं होने से गंदा पानी कॉलोनी में जमा हो रहा है। इस संबंध में क्षेत्रीय पार्षद राखी कड़ेल को भी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनका कहना रहता है कि यह अवैध कॉलोनी है, इसलिए नाले के निर्माण नहीं हो सकेगा, जबकि कॉलोनी 2016 में वैध हो चुकी है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं तो नगर निगम कर्मी यहां कहकर शिकायत कटवाते हैं, जोर देते हैं कि शिकायत नहीं कटाई तो अवैध कॉलोनी के चलते तुम्हारे मकान तोड़ देंगे। नालियों का पानी खाली प्लाट जमा हो गया और बदबू भी मार रहा है और जहरीले जानवर भी निकलते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस और ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ बताइए, किस जगह की समस्या है? क्या प्रीति नगर वार्ड नंबर 17 के रहवासी है, उज्जैन जिले के, और यहाँ का पार्षद है राखी करण। कितनी बार हम लोग हमारी समस्या लेके जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, नाली की समस्या है, मच्छर होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बड़े जानवर आ जाते हैं नाली में से, और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करता है। सीएम हेल्पलाइन पे भी हमने बार बार शिकायत करी, वो लोग बार बार कटवा देते हैं शिकायत। और किस प्रकार की नाली की समस्या, क्या है समस्या? नाली पानी का बिल्कुल निकास ही नहीं है सर। पानी के घर के आगे पानी भरा हुआ है और आपस में सब गली वाले का बस यही समस्या, हमारे घर के पानी नहीं आना चाहिए, हमारे घर पे पानी नहीं आना चाहिए। तो आपस में सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज के लड़ाई झगड़े होते हैं सर। यहाँ पे पास में भी एक कॉलोनी है, कौन सी कॉलोनी में वहाँ पे पानी आता है? रतन इवेन्यू और प्रेविन इवेन्यू है, तो वहाँ के रहवासी भी परेशान है। वो लोग बोले हमारे इधर पानी नहीं आना चाहिए, वो बोले हमारे इधर पानी नहीं आना चाहिए। अब पानी जाए तो कहाँ जाए? जब नाली की निकासी होगी तभी पानी जाए। पार्षद का क्या कहना है? आपने शिकायत करी उनको? तो पार्षद का ये कहना है कि आप लोगों की कॉलोनी अवैध है, जबकि कॉलोनी अवैध नहीं है। 2016 में कॉलोनी वैध हो चुकी है सर, और सबके नामांतरण है, सबके नामांतरण कर चुके हैं, और सबने मतलब रजिस्ट्री करा चुकी है, सबके पक्के मकान है, सबने अपने घर के आगे नालियां भी पक्की बनवा रखी है सर। पर कहीं से एक जगह तो निकासी चाहिए ना। आपका नाम? मेरा नाम राधिका शर्मा है। हाँ बताइए, कहाँ क्या समस्या है, कहाँ की समस्या है और कितने वर्षों से परेशान हो रहे हैं, क्या पूरा मामला? हम प्रीति नगर के रहवासी हैं। हम यहाँ पर मतलब जब कॉलोनी कटी जब से रह रहे हैं, यहाँ पर नाली की कोई निकासी नहीं है, पानी भेला हो रहा है, यहाँ पर गंदगी हो रही है, बदबू आ रही है, और जानवर भरा रहा है, प्लाटों में पानी भरा रहा है, सब दूर मतलब जानवर निकल रहे हैं, घरों में से जानवर आ रहे हैं, पानी गंदा हो रहा है, सब बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम पार्षद के पास भी जाते हैं, वो सुनते ही नहीं है। मैं 2 मंगलवार से उनके घर जाकर भी बोल कर आ रहा हूँ, पर सुन ही नहीं रहे वो किसी बात का। वो प्लाटों का बोलते हैं, आगे बड़े बड़े प्लाट है तो क्या वो कॉलोनी तो काटी है ना, उसका रास्ता नहीं है, पानी का निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत दिक्कत आ रही कॉलोनी वाले भी नहीं सुन रहे, जिनने प्लाट काटे वो भी नहीं सुन रहे हैं, न पार्षद सुन रहे हैं, न कोई सुनते नहीं है। क्या चाहते हैं आप? कहते हैं ये चाहते हैं कि हमारे पानी की निकासी हो और नाली की भी निकासी हो, नाली बनाई जाए हमारे लिए। आपका नाम? अजय राव। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष यासिर अराफत की स्मृति में नेकी के वाहन का शुभारंभ किया गया। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी संस्था द्वारा गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी शीत ऋतु में जरूरतमंदों के लिए दो महान शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं यासिर अराफत की स्मृति में छतरी चौक से नेकी का वाहन चलाया गया, जिसका शुभारंभ शाकिब कुरैशी द्वारा किया गया। उप संयोजक सैयद उस्मान हसन एवं उपाध्यक्ष समीर उल हक ने बताया, संस्था संपूर्ण वर्ष समाज सेवा और रचनात्मक कार्यों में संस्था अग्रणी भूमिका निभाती है। इसी श्रृंखला में आज संस्था द्वारा जरूरतमंदों के लिए नेकी का वाहन शुरू किया गया है, जो प्रत्येक रविवार दो महापुरुषों की स्मृति में जरूरतमंदों को रजाई, कंबल और गर्म वस्त्र का वितरण संपूर्ण शहर में करेगा। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कुरैशी ने कहा कि सोसाइटी का यह नेक कार्य सभी शहरवासियों के लिए प्रेरणा बनेगा। संस्था निरंतर रक्तदान शिविर, प्रतिभा सम्मान समारोह, सामूहिक विवाह समारोह, महापुरुषों का स्मरण, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं अन्य सामाजिक और रचनात्मक कार्य जरूरतमंदों के लिए निरंतर करती रहती है। इसके लिए बधाई भी पात्र है। समाज सेवी मोहम्मद इकबाल उस्मानी ने कहा कि जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित रहा, उसी तरह यासिर अराफत का भी पूरा जीवन फिलिस्तीन के स्वतंत्र आंदोलन के लिए पूरी तरह समर्पित रहा। दोनों ही महान शख्सियत को याद करने के लिए हम आज गौरवान्वित है। उपरोक्त जानकारी सचिव धर्मेंद्र राठौर एवं प्रचार सचिव चेतन ठक्कर ने दी। क्या उद्देश्य आप लोगों का रहता है? हमारे शहर की एक बहुत ही गरीब परवर मिजाज के शख्सियत हैं इकबाल उस्मानी जी। उनकी एक संस्था है सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो माजूर लोग हैं, जो ठंड में परेशान रहते हैं, उनके लिए उन्होंने एक ऑटो चलाई है, जो हर संडे को वो ऑटो चलाएंगे और उनका टारगेट है 400 कंबल हर संडे को रात भर बांटने का। जो भी इस टाइप से अगर कहीं मिलता है तो उसको कंबल उड़ाकर और वो उसकी ठंड को दूर करना चाहते हैं। मतलब एक नेक काम जो अच्छे लोग करते हैं, नेकी का वाहन उन्होंने चलाया है और इसीलिए चलाया नेकी का वाहन। जैसे अभी हमने देखा, मैं खुद इधर से जा रहा था, भाई ने मुझे आवाज़ दे के रोका कि एक साइकिल रिक्शा पे एक शख्स खड़े हुए थे और वो वास्तव में शर्ट में थे। तो बड़ा अच्छा लगा उनको जब वो पहनाया कंबल, तो उन्होंने दुआएँ भी दी और ऐसे लोगों की दुआएं लगती हैं और ऐसे शहर में और भी जो संस्थाएं उनको ऐसे काम करना चाहिए और करते हैं लोग। बहुत अच्छे काम है, नेक काम है, बताते भी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ये काम करते हैं और मैं तो कहता हूँ सभी को करना चाहिए। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी शीत ऋतु से बचने के लिए नेकी का वाहन विश्व की दो महान शख्सियतों के नाम से हर सप्ताह चलाया जाता है। इसी श्रृंखला में इस साल आज नेकी के वाहन का शुभारंभ छतरी चौक से किया गया। उसमें शहर के वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद थे। आज नेकी का वाहन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और फ़लस्तीन मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष यासिर अराफत की स्मृति में आज नेकी का वाहन का छतरी चौक से शुभारंभ किया गया, जिसमें ज़रूरतमंदों को कंबल, रज़ाई, जो भी ज़रूरतमंद चाहे उसको कंबल, रज़ाई अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकता है। लेकिन कौन सा वर्ष है आपका ये वाला? जी, कौन सा वर्ष है ये जिसमें आप नेकी वाहन चला रहे हैं? संस्था समाज सेवा और रचनात्मक कार्य तो 35 सालों से अलग अलग फील्ड में करती आ रही है, लेकिन ये नेकी का वाहन पिछले 5 सालों से सोसाइटी करती आ रही है। उज्जैन की खिलाड़ी सिमरन कहार का चयन राष्ट्रीय स्तरीय शालेय क्रीड़ा योगा प्रतियोगिता में हुआ है, जो दिसंबर में पश्चिम बंगाल, कोलकाता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। योगा कनक श्रगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन की खिलाड़ी सिमरन कहार का चयन राष्ट्रीय स्तरीय शालेय क्रीड़ा योगा प्रतियोगिता में हुआ है, जो कि 19 से 21 दिसंबर को यह प्रतियोगिता पश्चिम बंगाल, कोलकाता में आयोजित की जाना है। साथ ही संस्था की खिलाड़ी खुशी जायसवाल व विनायक नक्कुम का चयन राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा योग ओलंपियाड प्रतियोगिता हेतु 14 से 19 दिसंबर भोपाल के लिए हुआ है। इसी उपलक्ष्य में संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी जी द्वारा विशेष अतिथि मध्य प्रदेश मलखम एसोसिएशन अध्यक्ष सोनू गहलोत, अंतर्राष्ट्रीय तैराक दिलीप जोशी, शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय सराफा प्राचार्य मुकेश त्रिवेदी, SKBM स्कूल प्राचार्य महेंद्र पाटीदार, ललित सक्सेना, पारस यादव, सोमनाथ यादव, सपना माली आदि द्वारा बच्चों को दुपट्टा व ड्राई फ्रूट बॉक्स देकर सम्मानित किया गया। साथ ही दिलीप जोशी द्वारा बच्चों को अल्पाहार वितरित किया गया। जानकारी सपना माली ने दी।
डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के 6वें दिवस पर प्रमुख वक्ता ने कहा कि एक दूसरे को समझने का अभाव ही मानसिक तनाव को जन्म देता है। कार्यक्रम के आरंभ में संस्थान की शिक्षिकाओं द्वारा सद्भावनापूर्ण गीत की प्रस्तुति दी गई। व्याख्यान माला को सुनने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ के सद्भावना सभागृह में एडवोकेट हरदयाल सिंह ठाकुर, मनोज द्विवेदी, अतुल शर्मा, प्रदीप जोशी, MS लोहिया सहित बड़ी संख्या में बौद्धिक जनक और पत्रकारगण उपस्थित थे। संचालन राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय की प्राचार्य मयूरी वैरागी ने किया। अहमदाबाद की प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार डॉक्टर प्रवण भारती ने भारतीय ज्ञानपीठ में आयोजित कर्म योगी स्वर्गीय श्री कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा और पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला में 6वें दिवस पर प्रमुख वक्ता के रूप में कहा कि बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, प्रत्येक पीढ़ी तनाव से गुजर रही है। जीवन से प्रेम तत्व का लोप होता जा रहा है। इस संघर्षपूर्ण जीवन में हर कोई दबाव में है, किंतु हम दूसरों की परिस्थिति समझने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसी अवस्था वैचारिक मतभेद को जन्म देती है और यहीं से मानसिक तनाव आरंभ होता है। वैचारिक मतभेद के कारण ही लगातार परिवार टूटते जा रहे हैं। पीढ़ियों में जो उसकी संत्रास की स्थिति है, पूरी पीढ़ियों में, न केवल महिलाओं में, मैं समझती हूँ वो महिलाओं में तो है ही, पुरुषों में भी है। और जो आजकल का सामान्य वातावरण चल रहा है उसको जब हम देखते हैं, अपनी आँख खोलते हैं उसके प्रति, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ जी रहे हैं। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नागदा क्षेत्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन ने कहा कि तनाव कोई रोग नहीं है, बल्कि तनाव एक प्रकार का दबाव है। जो भी इस दबाव को सकारात्मक लेता है वह कोई कविता बना लेता है या लेख लिख लेता है। तात्पर्य यह है कि दबाव को सकारात्मक लेने से वह किसी सृजन को जन्म देता है, किंतु दबाव को नकारात्मक रूप में लेने से वह तनाव को भागीदार होता है। तनाव को दूर करने के लिए हमें परिस्थिति को स्वीकार करना आना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें धैर्यपूर्वक सुनने का गुण भी अपनाना चाहिए। तनाव कोई व्याधि नहीं है, तनाव कोई रोग नहीं है, तनाव कोई पीड़ा नहीं है। जब भी व्यक्ति कोई कार्य करना शुरू करता है तो उससे पूर्व उसके मन पर एक दबाव पड़ता है। विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा में विभिन्न आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर विश्व एड्स दिवस पखवाड़े के अंतर्गत एक सांस्कृतिक संध्या के रूप में मनाई गई। सर्वप्रथम सुश्री वैदेही पंड्या द्वारा शिव वंदना के कार्यक्रम का आगाज हुआ। उसके पश्चात JDC छात्रावास की बच्चियों और अवंतिका कॉलेज में B.Ed प्रथम वर्ष के बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। हर्षा चेतावनी को संस्था सहज आर्ट्स और फाल्गुनी अग्रवाल की संस्था फाल्गुनी ललित कला संस्था द्वारा खूबसूरत चित्रकला का प्रदर्शन किया गया। प्रतिभा संगीत कला संस्था उज्जैन द्वारा प्रतिभा RLC के निर्देशन में एड्स पर आधारित एक छोटी सी नृत्य नाटिका दिखाई गई। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका निर्णायक के रूप में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मुकेश बिजोले द्वारा किया गया। पुरस्कार वितरण नोडल अधिकारी एड्स और जिला श्रेय अधिकारी डॉक्टर रेणुका डामोर, DNO, DSO और डॉक्टर रौनक LG, छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय मरमट द्वारा किया गया। आभार निवेदिता द्वारा किया गया। मंच संचालन प्रतिभा रघुवंशी LG द्वारा किया गया। मंच सज्जा और अन्य रितेश मैनेजर मॉल और उज्जैन वाले ग्रुप की तरफ से किया गया। उज्जैन नगर निगम आयुक्त ने किया कार्तिक मेले का अवलोकन। अभी तक मेले में 60% दुकान लग चुकी है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे कार्तिक मेले का शुभारंभ 7 दिसंबर से हो गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते हुई देरी के कारण मेले में अभी तक पूर्ण रूप से दुकान व झूले नहीं लगे हैं। उसी को लेकर उज्जैन नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने मेले का अवलोकन किया और मेले में दुकान आवंटन, रास्तों में लाइट की व्यवस्था, झूला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था, मेले में पुलिस कंट्रोल रूम व CCTV कैमरे आदि व्यवस्था का अवलोकन किया और जानकारी देते हुए बताया कि मेले में अभी तक 60% दुकान लग चुकी है। बाकी दुकान जल्द से जल्द लगे व झूले व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो सके। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आज अवलोकन किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त मेलाधिकारी आदित्य नागर एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मेला की क्या रूपरेखा आगामी होगी इसमें?
अभी कार्तिक मेले में हमारी जो दुकानें हैं वो लगभग 60% के आसपास लग गई हैं। अभी जो बची दुकानें हैं उनकी प्रक्रिया चल रही है। तो आज वही व्यवस्थाएं देखी गई हैं कि उनको यथाशीघ्र लगवाया जाए, जिससे कि मेला अपने पूर्ण स्वरूप में निकल के आ सके। आप देख पा रहे हैं झूले वगैरह हमारे लग गए हैं, 2-3 झूले और बचे हुए हैं, वो भी 1-2 दिन में वो झूले भी लग जाएंगे, जिससे कि मेले की रौनक और निकल के आ जाएगी। अभी जो एरिया बचा हुआ है उसकी भी प्लानिंग की जा रही है कि बचे हुए एरिया में भी क्या किया जाए, जिससे कि और एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी जा सके और बच्चे और जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों का अवसर मिल सके। सर, मेले की सुरक्षा के लिए क्या होगा? मेले की सुरक्षा की इस बार काफ़ी पुख्ता व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे होंगे कि जो कंट्रोल रूम है हमारा, वो इस बार नगर निगम का और पुलिस का और जो बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज की हैं वो सारे कंट्रोल रूम एक साथ लगे हुए हैं और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ जो बिंदु उनके आ रहे हैं, जो हमारे बिंदु हैं, वो सारे बिंदुओं पे एक साथ काम हो रहा है। और ख़ासकर इस बार कैमरे से निगरानी की जा रही है। प्रकाश व्यवस्था भी जहाँ जहाँ कम पाई गई है उसको अच्छे से की जा रही है, जिससे कि कोई भी इस तरह का जो ग्रे एरिया है, जो डार्क एरिया, वो ना रहे और कोई भी इंसिडेंट ना हो। देवास रोड पर टोल टैक्स देने की बात पर विवाद में आधे घंटे तक उत्पात हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में हुई मारपीट में 3 लोग गंभीर घायल हुए हैं। उज्जैन के नरवल टोल नाके पर रात 2 बजे कार चालकों और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद के बाद मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ हुई। दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अकबर पिता इकबाल उम्र 27 वर्ष निवासी कोट मोहल्ला उज्जैन ने नरवल टोल नाके के कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अकबर ने पुलिस को बताया कि वह कार से भोपाल में आयोजित इज्तिमा में शामिल होने जा रहा था। उसके साथ ही दूसरी कार में सवार थे। टोल नाके पर कर्मचारियों ने गालियां देकर मारपीट की और कारों के कांच फोड़ दिए। इसी मामले में टोल कर्मचारी प्रदीप पिता राजेश प्रजापत 20 वर्ष निवासी नरवर ने भी दूसरे पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को बताया कि टोल टैक्स के पैसे की बात को लेकर कार सवार व्यक्तियों ने मारपीट की है। थाना नरवर अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे टोल पे विवाद हुआ था और कुछ गाड़ियों के कांच वगैरह फोड़े थे। विभिन्न धाराओं के तहत इसमें प्रकरण कायम किया गया है। वीडियो की तस्दीक की जा रही है। जो भी इसमें संबंधित या संलिप्त व्यक्ति रहेंगे उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। सर, फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।